नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की हालिया रूस यात्रा और वहां रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ भारत रूस की दोस्ती को नया मुकाम दिया, बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की नीतियों को भी करारा जवाब दिया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहां आपको मिलेगी बिना किसी फिल्टर की राष्ट्रहित से प्रेरित और पूरी तरह तथ्य आधारित जानकारी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भारत और रूस का रिश्ता कोई नया नहीं है। ये वो दोस्ती है जो दशकों से चली आ रही है। चाहे वो 2771 का भारत पाक युद्ध हो, जब सोवियत यूनियन ने भारत का साथ दिया, या फिर उसके बाद की साझेदारियां, भारत और रूस हमेशा एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। लेकिन आज 2025 में ये दोस्ती एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। डॉ. जयशंकर की 19 से 21 अगस्त 2025 की रूस यात्रा और प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह साफ कर दिया कि यह रिश्ता सिर्फ दिखावे का नहीं, बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर अटूट है। इस यात्रा में जयशंकर जी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात की और दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लिया। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ्स और सैंक्शंस ने इस दोस्ती को और भी सुर्खियों में ला दिया। पिछले कुछ सालों से, खासकर 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध के बाद, अमेरिका और यूरोप ने रूस पर सैंक्शंस की बौछार कर दी। उनका मकसद था रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, उसका तेल व्यापार रोकना और भारत जैसे देशों को रूस से दूर करना। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों से तय होती है, न कि किसी के दबाव से। जयशंकर जी ने मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के तर्कों पर सवाल उठाते हुए कहा, हम पिछले कुछ सालों से सुनते आ रहे हैं कि हमें विश्व ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए रूस से तेल खरीदना चाहिए। हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और वो खरीद बड़ी है, लेकिन अब हमें रूस से तेल खरीदने के लिए दंडित किया जा रहा है। हम इस तर्क से बहुत हैरान हैं। ये बयान पश्चिम के लिए एक करारा जवाब था, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देंगे। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 50% तक के टैरिफ्स लगाए, जिसमें 25% सामान्य टैरिफ और 25% अतिरिक्त टैरिफ रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर है। अमेरिका का दावा है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से फंड कर रहा है। लेकिन जयशंकर जी ने इसका जवाब देते हुए कहा, हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वो चीन है। रूसी एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार भी हम नहीं हैं, वो यूरोपियन यूनियन है। फिर भारत को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? उन्होंने ये भी बताया कि भारत का व्यापार वृद्धि दर सबसे ज्यादा नहीं है, फिर भी हमें टारगेट किया जा रहा है। ये दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है? भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इन टैरिफ्स को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनुचित बताया और कहा कि भारत अपनी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिसने सबके होश उड़ा दिए। पिछले 4 सालों में भारत और रूस के बीच व्यापार $13 बिलियन से बढ़कर $68.7 बिलियन हो गया है, यानी 5 गुना से ज्यादा की वृद्धि। लेकिन भारत का निर्यात सिर्फ $4.88 बिलियन का है, जिससे व्यापार असंतुलन $58.9 बिलियन तक पहुंच गया है। जयशंकर जी ने इस असंतुलन को दूर करने के लिए रूस से दवा, कृषि और टेक्सटाइल निर्यात बढ़ाने की बात कही। उन्होंने रूसी कंपनियों से भारतीय भागीदारों के साथ और गहनता से काम करने का आह्वान किया और कहा, हमें और करना है और अलग तरीके से करना है। तो आखिर भारत और रूस ने इन सैंक्शंस को कैसे बेकार कर दिया? जवाब है स्पेशल मैकेनिज्म। पहला है शैडो फ्लीट। पश्चिम ने रूस के तेल व्यापार को रोकने के लिए प्राइस कैप लगाया। पहले $60 प्रति बैरल, फिर इसे घटाकर $47.06 प्रति बैरल। लेकिन रूस ने पुराने जहाजों को खरीदा, उनकी मरम्मत की और अलग अलग देशों में रजिस्टर करवाया। इन जहाजों का तेल भारत तक पहुंच रहा है और भारत ने अपने बंदरगाहों पर इनका स्वागत किया। कई बार ये जहाज शिप टू शिप ट्रांसफर करते हैं, यानी माल को एक जहाज से दूसरे में डाल देते हैं ताकि ट्रैकिंग मुश्किल हो। इन जहाजों के AIS ट्रांसपॉन्डर अक्सर बंद रहते हैं, जिससे पश्चिम को पता ही नहीं चलता कि माल कहां जा रहा है। भारत ने इन जहाजों को परमिशन दी क्योंकि हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों का ख्याल है। दूसरा, मरीन इंश्योरेंस। पश्चिमी देशों ने रूस के जहाजों का बीमा करना बंद कर दिया, लेकिन रूस ने अपनी सरकारी बीमा कंपनियों जैसे इंगोस्ट्राक और रशियन नेशनल रीइंश्योरेंस कंपनी को आगे किया। इन कंपनियों ने रूस के जहाजों का बीमा शुरू किया और भारत ने इन बीमा प्रमाण पत्रों को मान्यता दी थी।
हमारे बंदरगाह अधिकारियों को निर्देश है कि अगर जहाज पर रूसी बीमा सर्टिफिकेट है तो उसे स्वीकार किया जाए। इससे तेल की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं आई। तीसरा, शिपिंग रूट्स का जादू। रूस ने तेल भेजने के लिए नए और लंबे रास्ते अपनाए। पहले तेल बाल्टिक सागर से स्वेज नहर के रास्ते सीधे भारत आता था, लेकिन अब रूस अटलांटिक महासागर के रास्ते लंबा चक्कर लगाकर तेल भेजता है। रास्ते में माल को एक जहाज से दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है और कई बार जहाज का ठप्पा बदल दिया जाता है, जैसे सिंगापुर जा रहा है या दुबई जा रहा है। इससे पश्चिम को ट्रैकिंग में दिक्कत होती है। भारत ने इन जहाजों को खुली छूट दी क्योंकि ये तेल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चौथा और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, वॉस्ट्रो अकाउंट्स और रुपए रूबल ट्रेड। अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया ताकि डॉलर में लेन देन रुक जाए, लेकिन भारत और रूस ने अपनी मुद्राओं रुपए और रूबल में व्यापार शुरू कर दिया। रूस के बैंकों जैसे गैसप्रोम बैंक ने भारत के एसबीआई और यूको बैंक में वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोले। इसका मतलब है कि रूस अपने पैसे इन अकाउंट्स में जमा करता है और भारत उसी से भुगतान लेता है। भारत तेल के बदले रूस को दवाइयां, मशीनरी, टेक्सटाइल, खाद्य उत्पाद और आईटी सर्विसेज दे रहा है। ये बार्टर सिस्टम और काउंटर ट्रेड का मॉडर्न वर्जन है जिसने डॉलर की निर्भरता को खत्म कर दिया। इससे न सिर्फ भारत का निर्यात बढ़ रहा है बल्कि वैश्विक स्तर पर डीडॉलराइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है। ये सारी रणनीतियां दिखाती हैं कि भारत और रूस ने पश्चिम के सैंक्शंस को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। जयशंकर जी ने मॉस्को में रूस के साथ और गहरे व्यापारिक रिश्तों की वकालत की। उन्होंने कहा कि हमें टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाना होगा, लॉजिस्टिक्स की समस्याओं को दूर करना होगा और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नॉर्दर्न सी रूट और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और रूस को 2030 तक 100 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य को हासिल करने के लिए और मेहनत करनी होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह भी साफ किया कि भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, ये एक रणनीतिक साझेदारी है जो विश्व की भू राजनीति को बदल रही है। इस दोस्ती ने RIC, रूस, इंडिया, चाइना त्रिकोण को भी मजबूत किया है। रूस चाहता है कि भारत और चीन के रिश्ते सुधरे क्योंकि इससे वैश्विक शक्ति संतुलन में पश्चिम का दबदबा और कम होगा। साथ ही ब्रिक्स का प्रभाव और बढ़ रहा है। भारत, रूस और चीन मिलकर एक नया आर्थिक ऑर्डर बना रहे हैं जहां डॉलर की जरूरत कम हो रही है। भारत का UPI सिस्टम पहले ही दुनिया में क्रांति ला चुका है। अगर हम अपना खुद का ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बना लें या रूस के सिस्टम के साथ जुड़ जाएं तो ये अमेरिका की आर्थिक सत्ता को और कमजोर करेगा। पश्चिम ने सोचा कि टैरिफ्स और सैंक्शन से भारत को झुका लेंगे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं और हमारी नीतियां हमारे हितों से तय होती हैं। जयशंकर जी ने मॉस्को में कहा, हमने हमेशा अपने रास्ते खुद चुने हैं और आगे भी चुनेंगे। जब अमेरिका ने दावा किया कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो रूस ने जवाब दिया, भारत हमारा समय परीक्षित दोस्त है। और हाँ, तेल आयात बंद नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। भारत रूस की दोस्ती ने न सिर्फ पश्चिम को जवाब दिया बल्कि एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाने की नींव रखी है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है क्योंकि हमारा आयात ज्यादा है और निर्यात कम। लेकिन रूस ने साफ कहा कि वो भारत के साथ और ज्यादा व्यापार करना चाहता है। अगर हम अपने निर्यात को और बढ़ाएं, जैसे दवाइयां, टेक्सटाइल और IT सर्विसेज, तो ये घाटा कम हो सकता है। दूसरी चुनौती है चीन के साथ रिश्ते। रूस चाहता है कि भारत और चीन के रिश्ते सुधरे क्योंकि इससे RIC त्रिकोण और मजबूत होगा। जयशंकर जी ने अपनी यात्रा में एक और गंभीर मुद्दा उठाया, यूक्रेन में धोखे से भर्ती किए गए भारतीयों का। उन्होंने रूस से इन मामलों को जल्दी हल करने की मांग की ताकि इन लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। ये दिखाता है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लेता है। तो दोस्तों, ये थी भारत और रूस की दोस्ती की कहानी, जिसने पश्चिम को ये दिखा दिया कि भारत न तो झुकता है न ही दबाव में आता है। ये दोस्ती सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और साझा हितों की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भारत का डी-डॉलराइजेशन और आत्मनिर्भरता की राह सही है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको ऐसी सच्ची और प्रभावशाली खबरें पसंद हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आखिर में एक छोटा सा सवाल, क्या भारत को अपना खुद का ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनाना चाहिए जैसे UPI की तर्ज पर? कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।